दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर, आपका अपना चैनल। और जैसा कि हमने कहा था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कंटेंट पार्ट हो चुके हैं और इसके पेडागोजी पार्ट को लेकर हम आपके बीच आएंगे। तो हम आज आ गए हैं पेडागोजी पार्ट को लेकर और यहाँ पर कुछ सीरीज और वीडियोस आपको मिलेगी जो कि ईवीएस के पेडागोजी सेक्शन से रहेगी। तो 2 दिन पहले तक हमने रात के 9 बजे के सीरीज में कंटेंट पार्ट किए, ईवीएस के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए। यहाँ पर हम मोस्टली पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे और भी थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन ये जो अब पेडागोजी सीरीज है ये भी उसी प्लेलिस्ट का है, ईवीएस के प्लेलिस्ट का ही है, लेकिन इसमें आपको मोस्टली पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हमने जो है वीडियो बनाने का लेआउट भी थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि ये प्रीमियर ही आपको जा रहा है तो ज़्यादा क्लियर दिखने के लिए डायरेक्ट स्क्रीन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ वो वीडियो शूटिंग, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी दिखे पेडागोजी के क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग जुड़ पा रहे हैं वही बात है, सब लोगों को एकदम आंसर जरूर करना है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आंसर जरूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए रेडी हो जाइए, कमेंट में मैं जरूर देखूंगा सबका। आप लोग बिल्कुल टाइम से आंसर करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी है पेडागोजी का। और देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन चाहे सीडीपी में आए, ईवीएस में आए, मैथमेटिक्स में आए, जहां पर भी आए, पेडागोजी तो पेडागोजी होता है भैया। मतलब अपना सोच, अपना समझ इस प्रकार से लगाना है कि बिंदास होकर आप उसको आंसर कर सकें। तो ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ना चाहते हैं तो बच्चे को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली युक्ति, प्रभावशाली मतलब क्या होगा, कौन सा चीज ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। क्या जो टीचर व्याख्या करते हैं वो, या कक्षा में जो निर्देशन दिया जाता है, क्लासरूम में जो डायरेक्शन दिया जाता है वो, किस्से कहानियां, या पाठ्य पुस्तक का पाठ पठन। मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बच्चे को जोड़ना है और प्रभावशाली युक्ति कराना है पर्यावरण अध्ययन का। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे का जिसमें ज्यादा मन लगेगा वही काम हम कराएंगे। और बच्चे का किस में ज्यादा मन लगेगा, अब शिक्षक द्वारा व्याख्या किसी को पसंद नहीं आता है, कक्षा में निर्देशन वो भी मतलब ऐसा कोई बहुत हैपनिंग है नहीं, पाठ्य पुस्तक का पठन भी उतना नहीं है जितना कि किस्से कहानियां हैं। तो हर इंसान किस्से कहानियां से ज्यादा समझते हैं, इसलिए यहां पर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किस्से कहानियां इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप जानते हैं बचपन से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जो स्टोरीज होती हैं, किस्से कहानियां होते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चा उसके माध्यम से अपने आप को खूब सिखाता है, खूब सीखता है और खूब आगे बढ़ता है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एकदम अपने मस्तिष्क से। यहाँ पर चलिए तीसरा इसका करेक्ट आंसर था, आंसर भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को भी देखने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने आ गया है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब ऐसा कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला क्या है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चे को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, मतलब जो बच्चा है वो अपने आसपास में, अपने परिवेश में कुछ खोज सके, है ना, इसका अवसर देता है। या पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करने पर या किसी चीज की को डिफाइन करने पर बल देता है। या पर्यावरण अध्ययन जो है कि प्रकृति एकीकृत है, मतलब कंसोलिडेटेड है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। या पर्यावरण अध्ययन जो है आपका बाल केंद्रित अध्ययन है। तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट आंसर है आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, जो सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर है, जो कि है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर देता है बल, ये चीज आपका गलत है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की बात आप सब लोग जानते हैं कि ये एक जो है एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। मतलब आप, हमारा मौसम है, हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में लोग हैं, समाज हैं, इत्यादि हैं। ये सब चीजें थ्योरेटिकली से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली हम इन सब चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या है, नहीं है, तब जाके हमें समझ में आता है। इसलिए पर्यावरण की अध्ययन जो है वो सिर्फ डिफाइन करना या सिर्फ परिभाषा है नहीं। और यहाँ पर परिभाषा आप रट के जो है इन्वायरमेंट के बारे में समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बेसिकली जो है
पूरी तरीके से बाल केंद्रित है और रिसर्च पे, इन्वेस्टिगेशन पे, ना कि थ्योरेटिकल पे। ठीक है, तो इसलिए बी करेक्ट आंसर यहां पर हुआ आपका। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आंसर भी दिख गया वैसे में, लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के, अगर आप पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना की बात करते हैं तो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, या बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, तब आंसर करिएगा। तो ऐसे ही तुक्का मत मार दीजिए, अपने डाइल्यूट करिए अपने मन में, क्योंकि समझना आपको ही। तो पर्यावरण अध्ययन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना की अगर आप बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बच्चे की भागीदारी है, ए ऑप्शन। ठीक है, या मान लीजिए कि ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, मतलब आपका जो ज्ञान है और मेरा जो ज्ञान है इसको लिंक करना, या चार दीवारी के बाहर सिखाना, मतलब हमेशा मतलब बाहर जाके जो एक्सपेरिमेंट होता है वो करना, या स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना। देखिए इसमें नो डाउट कि चारों ऑप्शन आपको पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है जो आपको आंसर में भी दिया है, पहला ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भैया जब बच्चा ही भागीदारी नहीं लेगा तो फिर बाकी चीज का आप क्या अचार बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे की सक्रिय भागीदारी होगी। तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी अगर आप करवाते हैं तो ये पर्यावरण अध्ययन में आपको ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज है ना, जो आपको समझना है। ये आपका पहला इसका करेक्ट आंसर है, और बाकी चीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे का भागीदारी, बच्चे की जो प्रेजेंस है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे। ओके, अच्छा यहां पर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया है। अब आएगा ज्यादा मजा। सॉरी, अगर यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो सक्रिय भागीदारी हो गया, लेकिन यहां पर अगर आप आगे देखिएगा तो चार ऑप्शन दिया गया है कि ए डी, ए सी डी और डी। देखिए यही क्वेश्चन अब बदल गया, कितना अच्छा हुआ। अभी हमने सोचा था कि बस एक ऑप्शन मारना है, तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब चारों ऑप्शन पर आपको है क्या क्या केवल ए, या ए और डी, ए सी डी, या केवल डी, तो इस केस में आपका जो है ये टोटल आंसर इसका तीसरा वाला ए सी डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ए सी डी यहां पर आपका बच्चे की अगर आप बात करते हैं सक्रिय भागीदारी इंपॉर्टेंट है। सी में क्या है, बच्चे पर्यावरण अध्ययन में कक्षा की चार दीवारी को से बाहर सिखाना, मतलब कि अब बाहर जाके आप सिखाइए। तो हमने अभी क्या बोला था कि इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चे की सक्रिय भागीदारी। उसके बाद ये बात भी सही है कि आप बच्चे को बाहर जाके सिखाइए, तो सी भी करेक्ट होगा। डी में क्या है कि स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि विद्यालय बहुत हाई लेवल का है, उसका नॉर्मल जो लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। तो बच्चे का जो स्थानीय ज्ञान है उसको स्कूल के ज्ञान से जोड़ना, उसको स्कूल के ज्ञान से संबंधित करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, जो बी ऑप्शन है, पहली बात तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन में है नहीं आपके पास, और अगर उस केस में भी अगर आप देखिए तो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये कहीं ना कहीं मतलब ज्ञान से जोड़ना यहाँ पर नहीं है, बच्चे शिक्षक के ज्ञान से कुछ सीखेंगे। तो उस केस में अगर एबीसीडी होता तो चारों करेक्ट होता, लेकिन चूंकि एबीसीडी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ए सी डी करेक्ट आंसर है ना। ये क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप बदल गया इस वे में, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको एक ही पूछा जाए तो उस केस में आपको जो है आंसर करना है ए। ठीक है, उस केस में आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपके सामने है। देखिए इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से स्थिर से क्वेश्चन पढ़िए। ओके, क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में
बच्चे को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को या तो आप पाठ्य पुस्तक का मदद लेने के लिए कहिए, या शिक्षक का मदद लेने के लिए कहिए, या इन सब के अलावा जो भी चीज़ें अन्य स्रोत हैं, अन्य चीज़ें हैं जो कि बच्चे को आगे बढ़ा सकती है, उसकी मदद लेने के लिए कहिए, क्यों? ये भी आपका मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर होगा। तो क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षक और या पाठ्य पुस्तक ही स्रोत नहीं, और भी स्रोत हो सकते हैं? बिल्कुल। आगे है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, कि पर्यावरण अध्ययन जो हम सीखते हैं उसके लिए जो हमारा कम्युनिटी है, समुदाय है, या जो हमारे माता पिता हैं, उनकी उपस्थिति, उनका प्रेजेंस का ये विकास करेगा, कि समुदाय और माता पिता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, क्या उनके प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है। या यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर प्रदान करता है, मतलब जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वह कि क्या एक टीचर इससे बच्चों की पृष्ठभूमि को जान पाता है अलग अलग स्रोत से। या यह बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल को विकास करेगा, जो बच्चों में सौंदर्य है या जो उनके मन की क्रियात्मक कौशल है उसको विकास करेगा। क्या करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आपको जवाब देना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपका बी सी डी, मतलब लास्ट 3, सी डी लास्ट 2, बी सी बीच वाला 2, या चौथा ए बी सी। तो इसमें से आपको चूज करना है कि ये चारों में से आपको कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि ए बी सी। तो जो सौंदर्य है, सौंदर्य छोड़ के बाकी सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो पर्यावरण अध्ययन की बात आप करते हैं तो उस केस में तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है सीखने के लिए, ये एक करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता का की उपस्थिति का भी ये विकास करता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण अध्ययन आपको पता है कि फैमिली का इम्पोर्टेंस होता है, तो फैमिली के हिसाब से और समुदाय और माता पिता की जो उपस्थिति है, जो उनका जो प्रेजेंस है, उसको भी ये सकारात्मक बनाता है। और तीसरा जो है, यह शिक्षक को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, मतलब बच्चा किस बैकग्राउंड का है, वही जो माता पिता की हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, जो ए बी सी है। ठीक है, बाकी अब जो डी ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह बच्चे में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर सौंदर्यगत थोड़ा सा ब्यूटी के मामले में आ गया, और सौंदर्य आपको मतलब सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों के लिए एक ऐसा कोई ईवीएस का है नहीं। ईवीएस मेनली आपको जो सिचुएशन है सामने का उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको देखने के तर्ज पे काम करता है। इसलिए इसका आपका ए बी और सी करेक्ट आंसर होगा। ओके एवरीबॉडी, चलेंगे। सबको क्लियर आ रहा होगा, आई थिंक स्क्रीन सबको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन, प्रश्न देखिए। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। मतलब नहीं होता है बहुत टीचर में कि एक्टिविटी करवाए और एक्टिविटी के बाद जो प्रश्न हैं या जो चर्चाएं हैं वो भी कराते हैं, कि ये ऐसा टॉपिक है, या इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस टॉपिक में आपको ऐसा बात बोला जाएगा। ये सब कुछ एक टीचर अगर करवाता है तो क्रियाकलाप कराने का या प्रश्न कराने का या चर्चा कराने का टीचर का मेन एजेंडा क्या हो सकता है, क्यों कराएगा। मान लीजिए आप ही कल दिन टीचर बन जाते हैं, तो क्यों आप एक बच्चों में प्रश्न या चर्चा इत्यादि चीज़ों का संचालन करेंगे, क्यों, क्या रीजन है। तो क्या आप बच्चे की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करेंगे कि बच्चा किस प्रक्रिया से कुशलता हासिल कर रहा है, या बच्चे को खोजने का अवसर देंगे इसलिए आप चर्चाओं को शामिल करेंगे। मतलब एम पे रहिए, क्वेश्चन के एम पे। या बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब बच्चे को जो मौका मिलता है उनका रिप्रेजेंटेशन, उसका मौका अवसर देना। या बच्चे में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, कि मतलब आप ये विभेद करना चाहते हैं क्या कि ये ज़्यादा जल्दी सीखता है, ये कम सीखता है। तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया होगा। बस हम ये देख लेते हैं कि ये सिंगल आंसर क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगेन, यह जो है मल्टीपल आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो आपको पहला पूछ रहा है बी सी डी, लास्ट 3 ऑप्शन, मतलब खोजने का अवसर
अभिव्यक्ति देना और सीखने का गति। दूसरा ऑप्शन बोलता है एबीसी। एबीसी मतलब बच्चे की जो प्रक्रिया कौशल है, जो बच्चे की जो क्या कहते हैं, जो सीखने के कौशल हैं उसका आकलन करना या खोजने का अवसर देना या अभिव्यक्ति, ये तीनों इसके अंतर्गत आता है। केवल डी तीसरा ऑप्शन है, मतलब कि सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, या केवल सी बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाता है ए बी सी तीनों। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन तो आपको पहले भी लग गया होगा कि गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव था और विभेद करना, डिफरेंशिएट करना बच्चों के बीच, वो कभी भी एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं माना जाता था। तो इसलिए डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया था। और चूंकि मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन है, तो ए कौशलों का विकास करना या खोजने का अवसर देना या अभिव्यक्ति का मौका, मतलब आपको अपनी बात रखने का मौका, तो ये तीनों इसके अंतर्गत करेक्ट होता है ना। तो आपका यहाँ पर कौन सा ए बी और सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि डायरेक्ट ए बी सी डी भी लगा के मैं कर सकता था, लेकिन ये चीज़ें है कि सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का एक समूह है जिसका आंसर आपको देना है। ये बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड होने का काम है, मतलब आप हर तरह से चीज़ों को सोचें, तो ये तब जाके आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान दे पाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे कि ये क्यों इंक्लूड किया जा रहा है और कैसे इसमें हम बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे, फटाफट आंसर देंगे ताकि देरी ना हो डिस्कस करने में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक तो आता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चे को स्वयं अपने का आकलन, मतलब स्व आकलन जो कहते हैं, उसके अवसर देने चाहिए, क्यों? ठीक है, जो स्व आकलन नीचे में लिखा भी हुआ है, तो स्व आकलन के मौका आप बच्चे को क्यों देना चाहते हैं? क्या उनको सीखने का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, मतलब जो सीखा है उसके आकलन करने के लिए, जजमेंट करने के लिए, या सीखने के लिए आकलन, मतलब बच्चा जब स्व आकलन करेगा तो क्या वो सीखने के लिए करेगा, या सीसी, या वो सतत और व्यापक मूल्यांकन करेगा, सीसी समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या सीखने के समान आकलन, मतलब जैसा सीखा है वैसा ही आकलन होगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। तो ये जो बेसिकली आपका प्रोसेस है, ठीक है, तो स्व आकलन जब आप करते हैं तो स्व आकलन में, अच्छा यहाँ पर कई लोगों को 4 ऑप्शन था, कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा 2, है ना, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर दूसरा क्यों नहीं करेक्ट हुआ। देखिए अब जब मैं खुद आकलन करता हूँ, ये ऑप्शन बहुत अच्छा था, इसलिए जब मैं खुद अपना आकलन करता हूँ तो मैं जो सीखा हूँ, जितना पढ़ा हूँ उतने का आकलन करता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैंने पूरे सिलेबस में से 4 चैप्टर पढ़े हैं, तो वो जो 4 चैप्टर है उस 4 चैप्टर के अंदर का आकलन हम करते हैं, इसलिए उसको सीखने के समान आकलन बोलते हैं। ऐसा नहीं क्या कि हम ये देखें, कभी अगर मान लीजिए बच्चे स्व आकलन करते हैं तो उनका पहला एजेंडा रहता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, जितना पढ़ा है उसमें वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये बात जानना अनिवार्य है, इसलिए आपको ये बोला जाता है। तो सीखने के समान आकलन तो ऑटोमेटिकली वो हो गया कि आप सीखते कैसे हैं और जैसा सीखते हैं उसके हिसाब से आप अचीव कर पाएंगे, इसका आकलन जो है स्व आकलन में होता है। अगर ये नहीं रहता तब सीखने के लिए आकलन होता, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि सीखने के लिए आकलन तो वो बात की बात है, मतलब जब आपने कुछ देखा फिर कुछ कमी रही उसके बाद सीखने के लिए आकलन होता है, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएंगे तो आराम से समझते जाएंगे। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ओके, फोटो मेरा पूरा छोटा करना पड़ जाएगा, अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने क्लास पे कंसंट्रेशन रहता है। तो क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक, यहाँ पर देखिए, खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के एक समूह को बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है, और शिक्षक जो है वो बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री भी देता है।
तो शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, क्यों ग्रुप बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वह चाहता है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन हो, क्या इसके लिए, या देखिए ये भी, इसमें भी एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे, या यह बच्चे की सामाजिक आंतरिक क्रिया में सुधार करता है, या यह समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम पर प्रभावशाली तरीका है, जो ग्रुप एक्टिविटी है, क्या वो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो कौन सा आपको लग रहा है कि इसके अंतर्गत करेक्ट है, जो कि ये बताए कि अगर खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर अगर वो प्रयोग करता है और ग्रुप बनाकर प्रयोग संबंधी सामग्री भी देता है, तो वो ग्रुप क्यों उसने बनाया था, ये बात आपसे पूछा गया था। ऑप्शन एक बार आप फिर से देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो देख लीजिए, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए और सी। ए मतलब सहपाठी अधिगम और समूह अधिगम जो बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन, एक्सक्यूज मी। दूसरा है बी और डी। बी और डी मतलब यह बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है या अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है, ए और बी, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया और बिना बोझ का। चौथा क्या है, सी और डी, मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन बना दिया है, समूह वाला दोनों। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर इसके अंतर्गत करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या है। ए और बी होता है, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है अगर ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, तो ये तो समझ में आता है, पहला तो ऐसे भी करेक्ट है। बाकी जो यहाँ पर आपका सी है, उस सी में ए और बी दिया हुआ है, तो हम लोग को देखना है कि आखिर ऐसा क्या है जो बी में। तो सहपाठी अधिगम का समर्थन करने की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये तो हो गया कि आप ग्रुप एक्टिविटी बनाएंगे, ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे, तो सहपाठी अधिगम तो होगा ही। बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार, बिल्कुल देखिए ये भी पॉजिटिव वर्ड ही है। और ग्रुप जब भी आप बच्चों का बनाते हैं तो सब बच्चे एक साथ रहते हैं, मतलब समाज में रहते हैं, और जब समाज में रहते हैं तो समाज में उस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग, उस प्रकार की समझ, उस प्रकार की बातचीत वहाँ पर होती है, तो इससे समाज में अंतःक्रिया में भी सुधार होता है। देखिए बाकी जो 2 ऑप्शन है जो कि सी में है कि बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगामी का प्रभावशाली तरीका, तो ऐसा कि नहीं कि ग्रुप एक्टिविटी करा देने से बोझ खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि ग्रुप एक्टिविटी करा देने से चीज़ें और विस्तार हो जाती है, लेकिन उसमें आपको समझ में आता है। उसके बाद जो है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, अनुशासन बहुत डिसिप्लिन की बात तो नहीं करते हैं हम। अगर ग्रुप एक्टिविटी करा रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम बहुत अनुशासन रखना चाह रहे हैं, नहीं, ठीक है, मतलब बच्चे को जहाँ पर भी जरूरत है उस हिसाब से बच्चा डिस्कस करे, पूछे। इसलिए इस केस में जो हमारा आंसर है वो पहला और दूसरा, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो ए और बी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी सी में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। चलिए आंसर दिख गया, बाय द वे, वैसे देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अधिगम में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, मतलब आकलन के लिए क्या चीज जो है सजेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, एक्सक्यूज मी, या सहभागिता, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं आप लोग को बना रहा हूँ, रात में नेट नहीं रहती है इसलिए प्रीमियर करता हूँ मैं, क्योंकि रात में आप लोग नेट नहीं देख पाएंगे, और जिस टाइम पे आप लोग खाना खा के सोते हैं उस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ी बहुत उबासी आ रही है, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। और मेरे लिए, क्योंकि आज से पेडागोजी शुरू करने की हमने बात की है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की बात की है हम लोगों ने, तो मतलब वो टाइम काट के मैं अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन ये भी चीज़ करना है, शुरू करना है, और रात में नेट नहीं रहती है इसलिए रात में मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इस मोमेंट पर आप देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे, आकलन के लिए क्या याद करना हमें सजेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रश्न पूछना, या न्याय और समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर दिया भी हुआ है आपका, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला इज द करेक्ट आंसर। पहला मतलब याद करना, रटने को, याद करने को कभी भी बहुत प्रिफरेबल नहीं माना जाता है, इसलिए आपका ए करेक्ट आंसर है कि ये संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए इसके अंतर्गत ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपका जो है ए मल्टीपल आंसर है। देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। मतलब चित्रों को आप समझने की कोशिश करते हैं पर्यावरण अध्ययन में। जैसे कि कोई एक गांव का चित्र है, कहीं एक शहर का चित्र है, कहीं का भी चित्र है, तो उसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साल, ठीक है, सांकेतकों को बच्चे में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। मतलब कौन सा जो यहाँ पर सिचुएशन है, अगर हम बच्चे के चित्र पढ़ने की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से ऐसा क्या है, मतलब जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से ऐसा क्या है जो बेसिकली यहाँ पर आपका बच्चे आकलन में, जो बच्चे में जो है आकलन हो सकता है। ठीक है, क्या अवलोकन से, अभिव्यक्ति से, विश्लेषण से या प्रयोग से। आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, चारों पॉजिटिव ऑप्शन ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी ABCD नहीं है। देखिए कहीं पर भी अगर आप चारों करेक्ट लगने लगे और ABCD हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन ABCD ना हो तो फिर दिक्कत है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या है कि केवल A, या मान लीजिए, या उसके बाद क्या है A और B, उसकी या C में है 3 नंबर में केवल D, या 4 नंबर में है A, B और C। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 होता है, 4 करेक्ट आंसर होता है। और 4 क्या है, A, B और C। मतलब देखिए जो यहाँ पर आकलन की बात करते हैं तो आकलन के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा है, अभिलेखन यानी कि अवलोकन। आकलन ही होता है, अभिव्यक्ति मतलब आकलन करके अपनी बात बोलना, और विश्लेषण करना। ठीक है, तो प्रयोग क्यों नहीं हुआ? प्रयोग तो पॉजिटिव वर्ड है। प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आकलन करने में आपको ये नहीं बोला है कि आप कुछ करिए, आपको बस अपने आंख का कान का यूज करना है। प्रयोग में आप उस एक्टिविटी को खुद करते हैं। राइट, आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी है मेरे क्लास में कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कि हम खुद उस काम को कर रहे हैं। तो प्रयोग करने का मतलब फिर वो प्रयोग करना हो गया, एक्टिविटी करना हो गया। नहीं तो आकलन, अभिव्यक्ति या विश्लेषण ये तो आप बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ के आधार पे कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद देखिए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, यहां पर आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रेटिंग स्केल जो रेटिंग देते हैं हम लोग, कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। आप लोग भी रेटिंग देते हैं, अनअकैडमी पर भी, यूट्यूब पर भी मुझे रेटिंग देते हैं, मतलब लाइक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेटिंग स्केल भी होते हैं। आप किस तक, जैसे 5 स्टार में, जैसे मेरा ऐप है, अपना ऐप है, उसकी में रेटिंग देते हैं। अच्छा, ऐप से याद आया कि ऐप पर लगातार डेली नोट्स आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना? नहीं तो यहाँ वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उठा के जल्दी से डाउनलोड करके देखिए। डेली में आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री लर्निंग मटेरियल आ रहे हैं, और EVS में तो जो पढ़ाया जा रहा है वही आ रहा है। तो उसको ध्यान से देखिए और उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, ये आपको पूछा गया है। तो जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न या अवलोकन। रेटिंग स्केल समझ रहे हैं, जहां पर रेटिंग की जाती है, उस प्रकार की बात अगर आप बोलते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न या अवलोकन, तो यहां पर आपका जो है लास्ट वाला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि रेटिंग में आप क्या करते हैं बताइए, जब आप मुझे रेटिंग देते हैं तो क्या आपको कोई कुछ मेरे बारे में लिखते हैं? नहीं, वो रिव्यू में लिखते हैं। अगर लिखते भी है तो वो रिव्यू में लिखते हैं। तो जांच सूची तो नहीं हुई। अधिविन्यास जो उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक पूरा नजरिया है, या लिखित प्रश्न जो है जिसमें कि वो लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है रेटिंग में। रेटिंग में बस आपको 1 2 3 4 5 दिखता है। जैसे कोई ऐप डाउनलोड किए, 1 2 3 4 5 दिखता है, 5 पे क्लिक कर दिए तो, या 4 पे क्लिक कर दिए तो 4 वाला ऑप्शन हो गया। तो वो क्या है, वो कंप्लीटली आपके अवलोकन पे डिपेंड करता है। तो रेटिंग स्केल में ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कि आप अवलोकन करते हैं, और अवलोकन इसके अंतर्गत का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। क्योंकि दोस्तों अवलोकन की जहां तक बात है, तो अवलोकन हम और आप, हम सब लोग करते हैं, लेकिन अवलोकन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज को करते हैं तो आप उसमें बहुत बढ़िया ये कर पाते हैं। हालांकि रेटिंग स्केल को बहुत ही सफल, मेजरेबल नहीं माना गया है, लेकिन इस जगह पर अगर हम बात करें तो रेटिंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जिससे कि आप जितने भी आपकी जैसे प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ओवरऑल आप रेटिंग देख लेते हैं। तो हालांकि उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है कि आपको जैसे 50 में से 47 नंबर आया, तो उतना अप्रोप्रिएट ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ, रेटिंग स्केल तकनीकी में
ऑब्जर्वेशन के माध्यम से काम किया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत कूल होंगे और हम बढ़िया से उसको एकदम जनरल करके इजी करके देखते जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है और आगे भी हमारे वीडियो जाते रहेंगे। आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।